नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है भारतीय व्याख्याकार और औपनिवेशिक कानून का निर्माण, इंडियन इंटरप्रेटर्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग ऑफ कॉलोनियल रूल। आई रिपीट, आज की चर्चा का विषय है भारतीय व्याख्याकार और औपनिवेशिक कानून का निर्माण, इंडियन इंटरप्रेटर्स एंड मेकिंग ऑफ कॉलोनियल रूल्स। ये विषय MTT 019 अनुवाद की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पाठ्यक्रम के अंतर्गत चुना गया है और यह पाठ्यक्रम MA अनुवाद अध्ययन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो MA ट्रांसलेशन स्टडीज के कोर्स पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन का एक विषय जो आज की चर्चा के लिए हमने चुना है वह है भारतीय व्याख्याकार और औपनिवेशिक कानून का निर्माण, इंडियन इंटरप्रेटर्स एंड मेकिंग ऑफ कॉलोनियल रूल्स। चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं भारतीय व्याख्याकार, इंडियन इंटरप्रेटर्स, तत्कालीन परिस्थितियां कौन सी थी, प्लासी का युद्ध उसमें एक निर्णायक बिंदु था, 1757 में हुआ था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स की जो योजनाएं थी वो कानूनी शक्ल में आई, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु होगा भारतीय दुभाषी और लोक साहित्य तथा फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना जॉन गिल क्राइस्ट ने की थी। तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चर्चा का पहला बिंदु है भारतीय व्याख्याकार। तो भारतीय व्याख्याकार कौन थे, किस लिए हुए, क्या उसकी आवश्यकता थी, इस पर संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। जब हम व्याख्याकारों की बात करते हैं तो जैसा मैंने पहले भी कभी बताया था और यहाँ पुनः उसको रेखांकित करने की जरूरत है, जब इंटरप्रेटर्स कहते हैं तो उसके तीन अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये होता है कि जब हम किसी से संवाद करें तो वो इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करें, यानी हमारी बात और उनकी बात की, जब मान लीजिए मैं जर्मन भाषा को नहीं जानता हूँ, किसी जर्मनी के व्यक्ति से मेरा संवाद हो रहा है, तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो उसे कैसे समझाया जाए, या अगर कोई जर्मन लैंग्वेज में या फ्रेंच लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहा है तो मुझे कैसे आएगी। तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी भाषाओं को जानता है और वो मुझसे संप्रेषित करके, मुझे संबोधित करके मुझे बताने की कोशिश करे कि वो क्या कहना चाहती है। तो एक इंटरप्रेटर इस तरह का होता है। दूसरा इंटरप्रेटर ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप न हो तो कोई बात जो मैंने कही उसकी व्याख्या की जाती है, इंटरप्रिटेशन की जाती है, वो एक तरह का अर्थ निर्धारण है। इसको हम दूसरे संदर्भ में जानने की कोशिश करें तो जैसे मान लीजिए कोई बात कही गई, अब राजनीतिक दल के जो नेता गण हैं, अब उसकी व्याख्याएं, उनके भाष्य, बिटवीन द लाइंस जो बात कही गई या आधी अधूरी, उनकी क्या मंशा थी, वो उसका इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं, उसकी अपने ढंग से व्याख्या करने लगते हैं। तो दूसरा इंटरप्रिटेशन ये होता है। तीसरी तरह का इंटरप्रिटेशन का जो काम होता है और जो लोग करते हैं इंटरप्रेटर्स, उसमें कमेंट्स करते हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन होता है। ये लिखित पाठ, मौखिक पाठ का होता है। तीसरी बात ये कि कोई कानून है, जैसे इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय की है इंटरप्रिटेशन के रूप में। इंटरप्रेटर, Supreme Court of India is the best interpreter in the given circumstances of Indian Constitution। किस संदर्भ में कि अगर कोई कानून है और वो कानून किस संदर्भ में लागू होगा, कैसे उसका उपयोग किया जाएगा, संविधान सम्मत है या संविधान विरोधी है, संविधान के अनुरूप है या नहीं है, उसमें लेटर एंड स्पिरिट का पालन हुआ है कि नहीं है, कोई कानून गैर कानूनी तरीके से बना है या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में है या नहीं है, it is to be interpreted by the Supreme Court of India। So in that very sense, Supreme Court is the most appropriate and most eligible rather authorized interpreter
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो इंटरप्रिटेशन के विभिन्न संदर्भ है, उन सभी संदर्भों में इंटरप्रिटेशन को समझने की जरूरत है। लेकिन जब हम भारतीय व्याख्याकारों की बात कर रहे हैं तो ये असल में अंग्रेजी शासन काल में इंडियन इंटरप्रेटर्स जो 2-3 भूमिकाएं निभाते थे उनके संदर्भ में। अब इंटरप्रिटेशन करने वाले क्या करते हैं? हु आर द इंटरप्रेटर्स, हाउ डू दे वर्क, व्हाट इज देयर फंक्शन, हाउ डू दे अप्रोप्रिएट थिंग्स। अप्रोप्रिएटर की भूमिका भी उनकी हो जाती है, अपने विल एंड इंटरेस्ट के तहत जो है वो इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं। लेकिन जानिए अभी इंटरप्रेटर जो है क्या करते हैं। तो हु आर द इंटरप्रेटर्स? Someone who mediates between speakers of different language। पहला काम, पहला ही व्याख्या तो ये हो गई कि जो दो भिन्न भाषा भाषी हैं उनके बीच जो संवाद कायम कराने वाले व्यक्ति होते हैं वो इंटरप्रेटर होते हैं। Someone who uses art to represent something। दूसरे कुछ ऐसी कलाओं का प्रयोग करते हैं कि जैसे किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मान लीजिए वो कोई बात कहना चाहते हैं और किस संदर्भ में बात कही गई है, किस दृष्टिकोण से कही गई है, वो उनके पास एक आर्ट टू रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेशन की एक कला होती है। अगली जो महत्वपूर्ण बात वो है एन एडवोकेट हु रिप्रेजेंट्स समवन एल्स पॉलिसी और पर्पस। वो ऐसा जो उसका व्याख्याकार है असल में वो वकील की भूमिका, उसके समर्थक की भूमिका निभाता है। एडवोकेट इट मीन्स वन हु सपोर्ट, सपोर्टर की भूमिका निभाता है और प्रतिनिधित्व करता है किसके लिए? किसी उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? किसी नीति या किसी व्यक्ति के उद्देश्य से। एक दूसरी तरह से कह सकते हैं बिहाफाइट्स, जिसे हम कह सकते हैं किसी के बिहाफ पर। I on behalf of this university, I on behalf of this school, I on behalf of this policy, I on behalf of the government, I on behalf of the opposition। इस तरह से जब लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और वो उस प्रतिनिधित्व की भूमिका में वो एक तरह के बिहाफाइट्स भी एक तरह के इंटरप्रेटर्स होते हैं। अब दुभाषियों की जरूरत क्यों पड़ती है? पहली जरूरत यह है कि संवाद का अच्छी तरह संचालन कर सके, गुड कम्युनिकेशन, कोई मिस कम्युनिकेशन ना हो सके। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी वो काम करते हैं, विश्वास निर्माण भी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर दो दलों, दो विचारों, दो विचारधाराओं, दो संस्थानों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो तो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी भूमिका वे निभाते हैं। इसकी उनकी अगली भूमिका होती है सहयोगी एवं व्याख्याकार की। वो एक तरह की पार्टीजन बन जाते हैं, उनके समर्थक बन जाते हैं और व्याख्याकार की भूमिका भी निभाने लगते हैं। अब हम चर्चा करते हैं तत्कालीन परिस्थितियों की। तत्कालीन परिस्थितियां असल में दूसरे संदर्भ में आती हैं। ये ओरिएंटलिज्म क्या था इसको भी जानने की कोशिश करें। ओरिएंटलिज्म किस तरह से आता है, ओरिएंटलिज्म एंड इट्स फॉर्म नॉलेज, ये कैसे ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता है। और बर्नार्ड कोन ने इसको बताने की कोशिश की है कि ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म क्या था। ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, ये बर्नार्ड कोन्स ने बताया था। तो ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म जो है वो कैसा करता है? स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस वाज इम्पॉर्टेंट टू द कॉलोनियल प्रोजेक्ट ऑफ कंट्रोल एंड कमांड। अब ये समझिए कि वो किस रूप में बताने की कोशिश करते हैं उस पुस्तक में कि जो ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म था, ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने जो भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया वो किस लिए था? वो इसलिए जरूरी था, ये उपयोगी था कि कॉलोनियल प्रोजेक्ट ऑफ कंट्रोल एंड कमांड, कंट्रोल एंड कमांड का उनका जो प्रोजेक्ट था वो कि नियंत्रण कीजिए और उन पर शासन कीजिए। नियंत्रण और शासन की जो उनकी भूमिका थी वो एक उनका एक प्रोजेक्ट था ओरिएंटलिज्म। An arena of colonial power that seemed most benign and most susceptible and that was susceptible to the indigenous influences, mostly large, in fact became responsible for the institutional reactivation of
peculiarity, British notions about how to regulate a colonial society made up of the others। अब इसकी व्याख्या करने की जरूरत है। बर्नार्ड कॉन ने जो कॉलोनियल एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, इस लेख में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट जो थे वे ओरिएंटलिस्ट स्टडी क्या करते थे कि इंडियन लैंग्वेज को इस रूप में बताने की कोशिश करते थे कि ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट जिस रूप में काम करता था उनका उद्देश्य क्या था कि भारतीय जनता पर वो नियंत्रण रखे और उसके बाद उस पर शासन करे। एंड एरेना ऑफ कॉलोनियल पावर, जो कॉलोनियल पावर थी यानी औपनिवेशिक सत्ता का जो पूरा ज्ञान क्षेत्र था जो पूरा भूगोल था, दैट सीम्ड मोस्ट बिनाइन, वो लगता तो था कि बहुत विनम्र है, बहुत दयालु है, बहुत उदार है, अपीजमेंट करने की कोशिश करते, एंड मोस्ट सस्केप्टेबल, वो बहुत ही उपयोगी है, टू द इंडिजिनस इन्फ्लुएंसेस, और वे जो देशज प्रभाव है उन पर बहुत विनम्रता से काम करते हैं, खासतौर से कानूनों के संदर्भ में। इनफैक्ट बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टीट्यूशनल रीएक्टिवेशन ऑफ पिकुलियरिटी। अब वो कानून जो बनाने की कोशिश करते थे वो असल में उनके लिए कठिन स्थिति आ गई, वो उनकी जिम्मेदारी बन गई कि संस्थागत जिम्मेदारी बन गई, खासतौर से ब्रिटिश की ये जो मान्यता थी, अंग्रेजों की अवधारणा थी अबाउट हाउ टू रेगुलेट ए कॉलोनियल सोसाइटी मेड अप ऑफ द अदर्स। वो दूसरों से निर्मित जो औपनिवेशिक समाज है उनमें कैसे शासन को अपने ढंग से संचालित करें, ये बर्नार्ड कॉन ने बताने की कोशिश की। और इसके विस्तार में अगर जाएं तो उनकी व्याख्याओं को आधार बना करके हम समझ सकते हैं कि असल में ये कुछ उपाय नहीं थे बल्कि उनके लिए एक चुनौती बन गई थी। चुनौती किस अर्थ में? चुनौती इस अर्थ में कि जो ब्रिटिश सत्ता थी दूसरे देशों पर, उसमें यूरोप के दूसरे देशों पर या अमेरिका पर जो उन्होंने आधिपत्य ग्रहण किया, उनको कॉलोनी बनाई अन्य देशों में, तो कहीं न कहीं सांस्कृतिक अंतराल इतना नहीं था, कल्चरल बाइनरी ऐसी नहीं थी। बहुत सी संस्कृतियां, भारत जैसी विविधतावादी संस्कृतियां किसी भी देश में नहीं थी। इसके अतिरिक्त भाषा की दृष्टि से भी इतना वैविध्य नहीं था। तो भारत को समझना और भारत को शिक्षित करने की जो उनकी तथाकथित जो उद्देश्य परक नीति थी, द अदर, यानी हमको रेगुलेट कर रहे थे, हमको शिक्षित करने की, हमको ओरिएंट करने की, हमको एडुकेट करने की जो उनकी तथाकथित रणनीतियां थी, वे उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी और वे उस चुनौती में उलझने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए आप देखेंगे कि वो बेनाइन भी होने की कोशिश कर रहे हैं, सस्केप्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन सब के बावजूद उनकी जो कठिनाइयां हैं वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि हमारा जो सोशल कंस्ट्रक्ट था, जो हमारी सामाजिक निर्मित थी, जो हमारा भौगोलिक परिप्रेक्ष्य था, जो भाषिक वैविध्यता, हमारी सांस्कृतिक विविधता थी, वो उनके लिए चुनौती बन गई थी। और कैसे एक साथ ही ऐसे कानून बनाए जाए जो सभी धर्मों, सभी संस्कृतियों, सभी भाषा भाषियों के लिए उपयोगी है। तब उन्होंने क्या किया कि सबके लिए अलग अलग ढंग से कानून बनाने की व्यवस्था शुरू की, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक राजनीतिक घटना थी। राजनीतिक घटना इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसके बाद लगभग तय हो गया कि ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से भारत पर काबिज हो गई, उसका नियंत्रण हो गया। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये 23 जनवरी 1757 को हुआ। क्यों हुआ? कहाँ हुआ? प्लासी है कहाँ? तो हुगली नदी के किनारे एक स्थान है और जाहिर सी बात ये बंगाल में है। अब जब बंगाल में ये स्थान है तो प्लासी का ये जो युद्ध था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और के साथी जो है उन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके साथ सहयोग कर लिया। देखिए सहयोग की बात है, फ्रेंच भी आते थे और अंग्रेज भी आए, लेकिन अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में फ्रांसीसी शासन हमारे यहाँ स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजी शासन जो है उससे ज्यादा शक्तिशाली हुआ
वो शिक्षा दीक्षा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, और सबसे बड़ी बात है कि युद्ध की रणनीतियों के स्तर पर वे बहुत शक्तिशाली थे। तो 1757 की कहानी ये है कि प्लासी में जो ये लड़ाई चली तो सिराजुद्दौला के जो सेनानायक थे, कमांडर जाकिर मीर जाफर जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे, और इसकी तरह से क्लाइव अंग्रेजी सेना की तरफ से, और क्लाइव के नेतृत्व में विजय प्राप्त हुई अंग्रेजों की, और ये डिसिसिव विक्ट्री थी। डिसिसिव विक्ट्री इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि उसके बाद अंग्रेजों को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा और आगे एक दूसरे राज्य पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करने लगे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी से आगे बढ़ करके उन्होंने पूरे देश पर धीरे धीरे आक्रमण कर लिया और उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। पहला जो उसका परिणाम हुआ कि उसके नियंत्रण में आ गया बंगाल, और बंगाल जब नियंत्रण में आ गया तो पॉलिटिकली उसके सॉवरेंटी उनके पास आ गई। अब इस तरह से वो आर्थिक इकोनॉमिक हेजमनी से आगे बढ़कर के पॉलिटिकल हेजमनी तक बात पहुंच गई, और उसके बाद पूरी तरह से देश भर पर अंग्रेजी शासन का वर्चस्व कायम हो गया। तो ये जो प्लासी का युद्ध था उस समय राजनीतिक घटनाक्रम की दृष्टि से ये हिस्टोरिकल विक्ट्री थी, और ये इतिहास में एक मोड़ के रूप में देखा जाएगा। हालांकि क्यों ऐसी असफलता मिली, सिराजुद्दौला की क्या रणनीतिक विफलता थी, उन्होंने फ्रांसीसी अलायंस क्यों रखा, क्यों फ्रेंच को अपने सहयोग में लिया, जनता का उससे जुड़ाव उतना सीधा क्यों नहीं था, ये अनेक बिंदु हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन तथ्य ये है कि 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ वो डिसिसिव विक्ट्री हो गई, और उसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, और पूरी तरह से भारत अंग्रेजी शासन के अधीन होता चला गया। वारेन हेस्टिंग की योजना की चर्चा करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि उस समय पहला बल जो दिया गया कि भारतीय भाषाओं को सीखने की जरूरत है, और जो प्रशासन को सही ढंग से चलाने की आवश्यकता है उसके लिए भारतीय भाषाओं को सीखना जरूरी है, क्योंकि स्थानीय जनता की भाषा में स्थानीय संवाद किया जा सकता है, प्रशासन सही ढंग से चलाया जा सकता है। दूसरा उनका महत्वपूर्ण बल इस बात पर था कि जो आपराधिक मामलों के मुख्य व्याख्याकार हैं वो भारतीय हों, और भारतीय ही कानूनी संदर्भों को अपने ढंग से भारतीय भाषाओं में समझाने की, व्याख्या करने की कोशिश की। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो रेखांकित की वारेन हेस्टिंग की जो योजना थी वो ये कि काजी, मुफ्ती, मौलवी इन सब की नियुक्तियां कर दे दी चाहिए, जिससे कोई डिस्प्यूट हो, कोई समस्या हो, तब उसका समाधान कैसे किया जाए इसको देखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये बताने की कोशिश की वारेन हेस्टिंग ने कि भारतीय परंपरा के अनुसार कानून बनाने चाहिए। अब जब भारतीय परंपरा के अनुसार कानून बनेंगे तो निश्चित रूप से उसी समय से योजना हो गई कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्म के थे, तो सबके लिए एक ही कानून हो नहीं सकता। तो हिंदुओं के कानून के लिए घंटू शास्त्र का उपयोग करने की कोशिश की गई, और मुसलमानों के लिए जो कानून बनाने की व्यवस्था की गई उसमें विवाह के कानून मुसलमानों की प्रकृति, उनकी संरचना, उनके दैनिक जीवन और बोध के आधार पर बनाने की कोशिश की गई। भारतीय दुभाषी और लोक साहित्य, तो भारतीय दुभाषियों की जरूरत, जो इंटरप्रेटर्स थे वो लोक साहित्य में किस तरह से कार्य करते थे। लोक साहित्य क्या होता है? फोक लिटरेचर एक तरह से वर्बल लिटरेचर या ओरल लिटरेचर जिसे हम कहते हैं, उसका लिखित रूप में पाठ उतना उपलब्ध नहीं होता है, तो उसका संकलन किया जाता है। और इस जो है ओरेचर और लिटरेचर की जो परंपरा है, ने रिटर्न टेक्स्ट जो होते हैं, उसके अलावा जो नरेशन से जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जो पास ऑन होता जाता है, उसकी प्रकृति की जाती है। तो लोक साहित्य की ये परंपरा दिखाई देती है, और उसके व्याख्याकार, मान लीजिए कि कहीं कोई लोक साहित्य है, मान लीजिए कोई लोक नृत्य है, लोक गीत है, उसको कैसे दुभाषीय दूसरे वर्ग तक, दूसरे समाज के लोगों तक पहुंचाएंगे, इसकी स्थिति देखी जाती है। लोक गाथाएं कौन कौन सी थी? लोक गाथाएं इस तरह से समझने में काम कर रही थी कि जो मान लीजिए हमारे यहाँ पंचतंत्र में कहानियां हैं, वो भी
पासान होती गई हैं। वो ठीक है, लोक गाथाएं तो नहीं है, लिपिबद्ध भी हैं, लेकिन हम पीढ़ियों दर पीढ़ियां बहुत सी कहानियों को, दादा नानी की जो कहानियां हैं वो जानते आए हैं, तो उसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे और उसकी व्याख्या भारतीय व्याख्याकार कर रहे थे, जो इंटरप्रेटर्स थे। परंपरा और जनश्रुति पर आधारित, मतलब स्मृति परंपरा श्रवण के माध्यम से, बिना कोई एक, इसीलिए आप रामायण के बारे में भी कह सकते हैं, महाभारत के बारे में भी कह सकते हैं कि वैसे उसका लिखित पाठ उपलब्ध है, लेकिन हर क्षेत्र में अलग अलग ढंग से उसमें कुछ परिवर्तन देखे जा सकते हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि जनश्रुति की परंपरा उसमें दिखाई देती है। और भारतीय दुभाषियों की भूमिका इन 3-4 स्तरों पर थी। एक तो अंग्रेजी शासन काल में वो कैसे संवाद करते थे, दूसरा अंग्रेजी शासन प्रणाली के तहत उनकी क्या भूमिका थी, तीसरा भारतीय जनमानस के साथ उनका क्या जुड़ाव था। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण स्थिति ये थी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी उस समय, और जॉन गिलक्राइस्ट उसके संस्थापक थे। जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा था कि हिंदुस्तानी भाषा यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज का प्रचार प्रसार भी किया जाए, और उसके साथ जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उसमें सदल मिश्र, इंसाक अल्लाह खां, लल्लू लाल, इन लोगों को जब नियुक्त किया गया तो कुछ वो उर्दू के व्याख्याकार थे, इंशाअल्लाह खां, मान लीजिए लल्लू लाल जो है हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, सदल मिश्र संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। तो संस्कृत, हिंदी, हिंदुस्तानी, इन सब की भूमिकाएं थी, और कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए इसकी कोशिश हो रही थी। हिंदी मुंशी नियुक्त हुए थे, उसमें हिंदी और संस्कृत का शिक्षण भी कराया जा रहा था, उर्दू का शिक्षण कराया जा रहा था। कुल मिला के एक वर्नाकुलर लैंग्वेज कल्चर की बात होने लगी। तो इस भाषा प्रयोग के साथ साथ अनुवाद की बहुत विपुल मात्रा में अनुवाद कार्य कराए गए, जिसका पिछली चर्चाओं में हमने विस्तार से वर्णन किया, विस्तार से उल्लेख किया है। अभी हमने इस विषय पर चर्चा की, आशा है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपका विशेष रूप से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।